लखनऊ में एसपी विधायक दल की बैठक खत्म हो गई है और समाजवादी पार्टी की विधायक दल की बैठक में यह तय किया गया है कि अखिलेश यादव डिसाइड करेंगे विधानसभा में एसपी नेता का नाम। एसपी विधायकों ने अखिलेश यादव को सारे अधिकार सौंप दिए हैं। समाजवादी पार्टी के विधायकों ने अखिलेश यादव को यह जिम्मेदारी सौंपी है। अब वो तय करेंगे कि यूपी विधानमंडल में दल का नेता कौन होगा। पंकज झा हमारे रोविंग एडिटर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पंकज, क्या जानकारी मिल रही है और वो कौन कौन से नाम इस वक्त सुर्खियों में? देखिए, अखिलेश यादव के सांसद बन जाने के बाद से ये यूपी विधानसभा विपक्ष के नेता पद किसको मिलेगा, उसको लेकर के आज सवेरे सभी पार्टी के विधायक, मतलब समाजवादी पार्टी के सभी विधायकों की बैठक बुलाई थी। 3 नामों पर चर्चा हो रही है, शिवपाल यादव, इंद्रजीत सरोज और रामाचल राजभर। इसमें इंद्रजीत सरोज दलित समुदाय से आते हैं, रामाचल राजभर अति पिछड़ी समुदाय से, शिवपाल यादव उनके परिवार के हैं। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि शिवपाल यादव का नाम अब रेस में नहीं, क्योंकि परिवार के सदस्य को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। पीडीए फार्मूले के तहत इंद्रजीत सरोज या रामाचल राजभर के नाम पर फैसला हो सकता है। सभी विधायकों ने अपने पार्टी के अध्यक्ष को ये जिम्मेदारी दी है कि आप ही तय कर लें कि आखिरकार कल जो बैठक शुरू हो रही है विधानसभा की, उसमें समाजवादी पार्टी विधायक दल का नेता कौन होगा। ठीक है, शुक्रिया पंकज आपका इस ताजा जानकारी और अपडेट के लिए। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में आईएएस की तैयारी कर रहे 3 छात्रों की मौत के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं। कैसे हुआ हादसा, आइए आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। ये तस्वीर दिल्ली के राजेंद्र नगर की है, जहां आईएएस बनने का सपना लिए सैकड़ों छात्र आते हैं। देर रात इस बेसमेंट में एक दर्दनाक हादसा हुआ। इस बेसमेंट में पानी भरना शुरू हो गया। छात्रों में अफरा तफरी मच गई। जिस समय बेसमेंट में पानी भरा, उस वक्त वहां 30 से 35 छात्र छात्राएं मौजूद थे। 12 फीट तक पानी भर गया। पानी के दबाव में बेसमेंट में लगे कांच फटने लगे, बिजली भी गुम हो गई। यहाँ मौजूद छात्र अपनी जिंदगी बचाने के लिए जद्दोजहद में लगे रहे। घटना की सूचना दिल्ली पुलिस को दी गई तो मौके पर पुलिस के साथ दमकल विभाग और एनडीआरएफ की टीम पहुंची। राहत बचाव काम शुरू हुआ। काफी मशक्कत के बाद कई छात्रों को बचा लिया गया, लेकिन 3 छात्रों को बचाया नहीं जा सका। श्रेया, तान्या और नेविन इसी कोचिंग सेंटर में रहकर आईएएस बनने का सपना लेकर आए थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि किसी की लापरवाही उनकी जिंदगी पर भारी पड़ जाएगी। अचानक बेसमेंट में आए सैलाब ने उनकी सांसें सदा के लिए रोक दी। इस दर्दनाक हादसे में यूपी के अम्बेडकर नगर की रहने वाली श्रेया, तेलंगाना की रहने वाली तान्या और केरल के रहने वाले नेविन डॉल्विन की मौत हो गई। अब सवाल उठ रहा है कि इन 3 लोगों की असामयिक मौत के लिए जिम्मेदार कौन है। और राजेंद्र नगर में हुए इस हादसे के बाद जांच जारी है। इस बीच फायर डिपार्टमेंट ने क्या कहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली के राजेंद्र नगर के कोचिंग सेंटर में हुए हादसे की हर तरह से निंदा हो रही है। 3 छात्रों की मौत पर सवाल उठ रहे हैं। इस हादसे को लेकर कई खुलासे हुए हैं। दिल्ली के फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक पानी भरने की सबसे बड़ी वजह कोचिंग सेंटर के लोहे के मेन गेट का टूटना है। बेसमेंट में पानी जाने से रोकने के लिए लोहे की दीवार बनी थी जो टूट गई। तेज बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया और पानी के तेज बहाव से लोहे का गेट टूट गया, जिसके बाद तेज बहाव के साथ पानी बेसमेंट में घुस गया। फायर डायरेक्टर के मुताबिक इस इमारत को फायर विभाग ने एनओसी जारी किया था। एनओसी मिलने के बाद इस बिल्डिंग में काफी बदलाव किया गया था, जिसकी जांच जारी है। अब सवाल है कि क्या बेसमेंट में कोचिंग चलाने की इजाजत दी गई थी? क्या अवैध तरीके से बेसमेंट में छात्रों को रखा जा रहा था? ओल्ड राजेंद्र नगर में अवैध बेसमेंट और एक्स्ट्रा फ्लोर का निर्माण कैसे हुआ? नालियों के ऊपर कब्जा होने पर सरकारी महकमा मौन क्यों रहता है? क्या करप्शन की वजह से सुरक्षा मानकों से समझौता हो जाता है? तो 3 छात्रों की इस मौत पर पुलिस एक्शन में है। एफआईआर दर्ज हो गई है। अभी तक 2 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। दिल्ली के राजेंद्र नगर कोचिंग हादसे पर पुलिस एक्शन में है। पुलिस ने इस मामले में कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इस मामले में कोचिंग सेंटर का मालिक और कोऑर्डिनेटर को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस मामले में हमने एफआईआर भी रजिस्टर कर लिया है। जो एफआईआर राजेंद्र नगर थाने में दर्ज किया गया है वो अंडर सेक्शन 105, 1061, 115(2), 290 और 35 BNS के तहत ये एफआईआर दर्ज किया गया है। वहीं दिल्ली की मेयर शैली ओबराय ने भी इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं। ओबराय ने कहा कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इस घटना के बाद अब मैंने कमिश्नर एमसीडी को एक लेटर लिखा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि हमने 2 निर्देश मैंने दिए हैं।
पहला, दिल्ली में जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं जो उन बिल्डिंग्स में चल रहा है जो एमसीडी के जुरिस्डिक्शन में आते हैं और बेसमेंट में बायलॉज के अगेंस्ट या नॉर्म्स के अगेंस्ट ऐसे कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उन पर एक्शन लिया जाए। और हमारे संवाददाता पुनीत शर्मा बेसमेंट के उस गेट पर भी पहुंचे जहां से बच्चों को रेस्क्यू किया जा रहा था। इसी बेसमेंट में पानी भर गया था और बच्चे बुरी तरह से फंस गए थे। देखिए TV9 भारतवर्ष की ये ग्राउंड रिपोर्ट। बेसमेंट की तरफ की तस्वीरें जहां पर पानी भरा हुआ था, ये आप कोचिंग सेंटर है उसके बेसमेंट की तरफ जाने वाला रास्ता है और बताया जा रहा है कि इसी रास्ते के जरिए जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चलाया गया था। आपको पाइप वगैरह भी नजर आ रहे हैं यहाँ पर। इसी गेट से जो बच्चे थे उन लोगों को निकाला गया, ऐसे हमारा सूत्र बता रहे हैं। करीब 7 बजे फायर की टीम को खबर मिली थी, जो NDRF मौके पर पहुंची और ये उस कोचिंग सेंटर का पिछला हिस्सा है जहां पर जो बच्चे थे वहां बेसमेंट में फंस गए थे और ये जो रास्ता है यहां से होते हुए जो NDRF की टीम थी, फायर की टीम थी, वो निकली और उसके बाद बाहर से अंदर आकर के बेसमेंट की तरफ वो इस रास्ते से अंदर की तरफ गई जहां पर जो बच्चे थे वो लोग फंसे हुए। उस वक्त क्या देखा, क्या सुना जब ये सारा रेस्क्यू ऑपरेशन? इस समय सारी अफरा तफरी मची हुई थी, जोरों से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी क्योंकि हमारी जो दीवार है वो तो हमारी हाइट से ज़्यादा ऊपर थी तो हम देख नहीं पाए, लेकिन जो सुनना जो इतनी तेज अफरा तफरी हो रही थी, इधर से उधर एकदम चिल्ला शोर चल रही थी। छात्रों की मौत पर दिल्ली में बवाल मचा है। घटना के बाद छात्रों में गुस्सा है। आपको दिखाते हैं संवाददाता पुनीत शर्मा की एक और रिपोर्ट। दिल्ली के राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर में बारिश का पानी भर जाने से 3 छात्रों की मौत हो गई और इसके बाद यहां पर छात्र काफी ज्यादा उग्र हो रहे हैं, उनमें नाराजगी है और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए अब यहां पर पैरामिलिट्री फोर्स की भी तैनाती कर दी गई। आपके सामने तस्वीरें कि पैरामिलिट्री फोर्सेस और दिल्ली पुलिस की बड़ी संख्या में इस वक्त कोचिंग सेंटर के बाहर तैनाती कर दी गई है। लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा है क्योंकि जिस तरीके से अचानक बारिश हुई और पानी जो कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में भरा उसमें करीब 30 से 35 छात्र फंसे रह गए थे, जिसके बाद NDRF और फायर की टीम ने उनको रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और उसके बाद 12 से 14 फंसे हुए छात्रों को निकाल लिया गया। लेकिन 3 छात्रों की मौत इसमें हो गई है। नेहा, श्रेया, तान्या और नेविन, ये 3 वो नाम हैं जो इस कोचिंग सेंटर में उनकी मौत हुई है और जिसके बाद लोगों में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा और किसी भी तरीके का लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो इसलिए अब यहाँ कोचिंग सेंटर के बाहर दिल्ली पुलिस की बड़ी संख्या और पैरामिलिट्री फोर्स को भी तैनात कर दिया गया है। कैमरामैन खुर्शीद के साथ पुनीत शर्मा, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। और ओल्ड राजेंद्र नगर में हुए इस भीषण हादसे को लेकर दिल्ली फायर सर्विस के निदेशक अतुल गर्ग ने कोचिंग सेंटर पर कई आरोप लगाए हैं। TV9 भारतवर्ष से बातचीत में उन्होंने क्या कहा है, सुनते हैं। इंस्पेक्शन हुआ था, हमारे पास MCD से केस रिफर हुआ था, तो इसको जो NOC दिया गया है, ये एक तो फायर फाइटिंग के लिए NOC, फ्लड के लिए NOC नहीं होता है और ये NOC इसलिए दिया गया था कि ये बेसमेंट जो यूज़ करेंगे वो पार्किंग और स्टोरेज के लिए यूज़ करेंगे। अनफॉर्चुनेटली NOC मिलने के बाद ऐसा लगता है ये NOC की टाइम में इन्होंने उसको स्टोरेज दिखा के हमसे जो है NOC लिया, क्योंकि इनकी हमारे पास अंडरटेकिंग भी है, उन्होंने भी उसमें लिख के दिया है इसका यूज़ जो है वो स्टोरेज है। और उसके बाद जो इन्होंने ये ऐसा किया गया है तो ये एक बहुत बड़ा वायलेशन है। ये तो जानबूझ के मेरे को कहना चाहिए कि ये जानबूझ के आपने लोगों को उसमें मौत के मुंह में ढकेल दिया। आप ले रहे हैं स्टोरेज के लिए और आप उसमें क्लास चला रहे हैं। ये बताइए कि आपने जो है 9 जुलाई को आगे SOS दे दी, क्या उसके बाद कोई इंस्पेक्शन होता है कि पता करें कि जो जिसके लिए दिया गया वो सब हो रहा है, कुछ और हो रहा है वहाँ पे? नहीं, ऐसा नहीं होता। देखिए, हम जो NOC देते हैं 3 साल के लिए होता है और हम उसमें हमारी कुछ कंडीशन होती है और उस NOC की कॉपी हम MCD को भी देते हैं, क्योंकि हम फायर फाइटिंग डिपार्टमेंट है और हमारे पास NOC हम तब देते हैं जब केस रिफर होता है। दिल्ली फायर सर्विस के निदेशक अतुल गर्ग का कहना है कि मामले में NOC रद्द की जाएगी और इसके साथ ही MCD और दिल्ली पुलिस को सख्त कार्रवाई करने के लिए लिखेगी। 2 एक्शन तो बनते ही हैं हमारे। एक पहला कि इसका NOC विड्रॉ किया जाए, दूसरा पुलिस को और MCD को हम ये चिट्ठी लिख दें कि भाई इसने वायलेशन किया था, जिस चीज़ के लिए NOC दिया गया था ये उसकी जगह मिसयूज़ कर रहा था। जैसे अगर आपको याद होगा, एक बार पहले भी बवाना में एक फैक्ट्री में आग लगी थी, इसमें 16 या 17 मजदूर मर गए थे। वो फैक्ट्री ने लाइसेंस किसी और चीज़ के लिए लिया था, काम पटाखे का कर रहा था, तो इस वजह से दुर्घटना हुई। यहाँ भी अगर ये स्टोरेज के लिए करता तो दुर्घटना नहीं होती, पानी बेसमेंट में नहीं भरता। ये तो जानबूझ के किया गया काम है कि आपने स्टोरेज के लिए लिया, उसमें बच्चे बैठाए। और दूसरी एक बात और कहना चाहूँगा मैं यहाँ पे
यहाँ पे पानी भरता है, ये बात वहाँ के लोगों को पता है, मतलब जो उस बिल्डिंग के ओनर है और जो क्लास क्योंकि एक बच्चे ने बताया था करीब हफ्ता 10 दिन पहले भी वहाँ पानी आया था, पर कम आया था। इसका मतलब आप अवेयर थे, बेसमेंट में पानी कभी भी भर सकता है, फिर भी आप वहाँ क्लास चला रहे थे, जो एमसीडी और फायर डिपार्टमेंट दोनों के वायलेशन था। तो वायलेशन आप कह रहे हैं कि वायलेशन हुआ इसमें, और आगे इसको सील करने के लिए आप कह सकते हैं। हम इसकी एनओसी जो विड्रॉ करेंगे और एमसीडी को लिखेंगे कि इस पे जो अगर वो अलर्ट कर रहा है तो उसमें अगर सीलिंग हो सकती है इसकी सीलिंग तुरंत करी जाए। और आईएएस कोचिंग सेंटर में 3 स्टूडेंट्स की मौत के बाद छात्रों में रोष है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। छात्र हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो, छात्र हत्या बंद करो। ये गुस्सा अपने साथियों की मौत पर है। ये गुस्सा उन जिम्मेदार लोगों के खिलाफ है जिसकी वजह से आईएएस कोचिंग ले रहे 3 छात्रों की मौत हो गई। ये स्टूडेंट अपने साथियों की मौत का हिसाब मांग रहे हैं। लापरवाही से हुई मौत के लिए जिम्मेदार दोषियों को सख्त सजा की मांग कर रहे हैं। प्रशासन कार्रवाई करे, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स के साथ जो हुआ है, बेसमेंट में जो खुला हुआ है यहाँ पे, इलीगल तरीके से चल रहा है, कोई सेफ्टी मेजर्स है नहीं, और सीवर लाइन के पर नीचे से कहीं पास हो जा रही चीज़ें। तो अब जो वो चीज़ें हैं उनको सेफ्टी नॉर्म्स तो फॉलो, एमसीडी कैसे नक्शा पास कर देता है, कैसे चीज़ें कर रहा है, तो चीज़ें बंद होनी चाहिए। कुल मिला के लोगों की मांग यही है कि कार्रवाई करें। पुलिस ने इन छात्रों को बहुत समझाने की कोशिश की। पुलिस ने छात्रों को भरोसा दिया कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसे पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने दिल्ली सरकार को हादसे का जिम्मेदार बताया। वहीं आप विधायक दुर्गेश पाठक ने कहा कि सियासत नहीं, समाधान निकालने की बात होनी चाहिए। 3 यूपीएससी एस्पिरेंट्स आज जो हमारे बीच नहीं रहे, इनकी हत्याओं के लिए कौन जिम्मेदार है? ये घटना नहीं है, ये राज्य प्रायोजित हत्याएं हैं। क्योंकि वहां पर वो क्लासेस इस प्रकार से कैसे चल रही थी, किसकी अनदेखी थी? क्या सिविल अथॉरिटीज की अनदेखी नहीं हुई? क्या उसमें भ्रष्टाचार नहीं था? और छोटा सा ही समय हो बारिश का तो पानी का इतना भराव, मतलब नालों की क्लीनिंग नहीं हुई। स्थानीय लोग बताते बताते थक गए। इसके लिए अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए। वो राजनीति करेंगे, उसकी राजनीति में नहीं जाना, सलूशन पे जाना है। सलूशन यही है कि जब तक आप इस तरह के बेसमेंट के ऊपर बहुत एक्शन नहीं लेंगे, स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लेंगे, तब तक ये चीज़ें होती रहेंगी, चलती रहेंगी। आपको पूरी दिल्ली के अंदर ग्राउंड पे उतरना पड़ेगा, एक एक घर में जाके देखना पड़ेगा। अगर किसी भी बेसमेंट में कोई कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही है तो उसको बंद कराना पड़ेगा, उसको सील करना पड़ेगा। और दिल्ली हादसे पर राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। स्वाति ने कहा है कि यह लापरवाही नहीं, हत्या है। दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसे पर सियासत भी तेज है। स्वाति मालीवाल ने मौत पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये लापरवाही नहीं, हत्या हुई है। स्वाति ने हादसे के लिए एमसीडी को भी कटघरे में खड़ा किया है। मैं ये मानती हूँ कि ये कहीं से भी सरकारी लापरवाही का मामला नहीं है, ये मर्डर का मामला है। ये मर्डर हुआ है, एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। बच्चों ने ये तक बताया कि किस तरीके से काउंसलर को 10 से 12 दिन पहले बार बार बोला गया कि ये जो ड्रेनेज हो गया है, खराब हो गया है, इस ड्रेनेज को ठीक कीजिए, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं करी गई। जो बच्चे डूब के मरे हैं, तड़प तड़प के मरे हैं, उनके परिवार को कौन जवाब देगा और क्या जवाब देगा? स्वाति मालीवाल ने दिल्ली सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार के मंत्री एसी रूम में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। स्वाति ने इस मुद्दे को सड़क से संसद तक उठाने की मांग कही है। इनका बस काम ये है कि ये एयर कंडीशन रूम में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मेयर ने तो अभी कुछ दिन पहले ये कहा था मॉनसून आने वाला है, दिल्ली वालों एंजॉय, ये है एंजॉयमेंट। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में बीते कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते प्रदेश की कई नदियां उफान पर हैं। रायसेन के बारना बांध पर पानी का दबाव बढ़ने के बाद लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। ये है रायसेना का बारना बांध। देख सकते हैं कि बांध के सभी 6 गेट खोल दिए गए हैं, जिससे लगातार पानी डिस्चार्ज हो रहा है। बताया जा रहा है कि अब तक 38,600 क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा जा चुका है, जिससे आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति हो गई है।
बताया जा रहा है कि जिले के बाड़ी क्षेत्र में 2 दिनों में भारी बारिश की वजह से बांध में 4 मीटर पानी बढ़ने से जलस्तर 346.13 मीटर तक पहुंच गया। बारना बांध में तेजी से जलस्तर बढ़ने से शनिवार को दोपहर 4 गेट 2 मीटर खोले गए, लेकिन करीब 1 घंटे बाद ही 2 और गेट खोले गए। सभी 6 गेटों को 3-3 मीटर खोला गया, जिसके बाद निचले इलाकों में हालात गंभीर होते जा रहे हैं। बताया जाता है कि अगर जल स्तर इसी तरह बढ़ता रहा तो रात में इसे और खोला जा सकता है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ की समस्या और गंभीर हो जाएगी। आपको बता दें कि बारिश को देखते हुए प्रशासन पहले से ही अलर्ट मोड पर है। मध्य प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन समेत प्रदेश के 18 जिलों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। सबसे ज्यादा बारिश रायसेन में 3.3 इंच से ज्यादा रिकॉर्ड की गई। और महाराष्ट्र के कोल्हापुर में बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत शिविरों में शिफ्ट किया जा रहा है। अब तक करीब 6000 लोगों को निकाला जा चुका है। दूर दूर तक पानी है, कई घर जल समाधि ले चुके हैं, लोगों का संपर्क कट गया है। देख सकते हैं कि लोग सड़क के दूसरी ओर खड़े मदद का इंतजार कर रहे हैं। सरकारी मदद के सिवा कोई चारा नहीं है। इधर एनडीआरएफ की टीम लगातार लोगों को बाहर निकालने और लोगों तक जरूरी सुविधाएं पहुंचाने में लगी है। कोल्हापुर में बाढ़ के हालात के बीच से अभी तक 1379 परिवारों के 5849 लोगों को स्थानांतरित किया गया है। बताया जाता है कि करफीर तहसील पूरी तरह से बाढ़ से प्रभावित है, जहां से अकेले 5116 लोगों को शिविरों में पहुंचाया गया है। जिला प्रशासन करफीर तहसील के चिखली, आम्बेवाड़ी और भामटे समेत कई गांव से अभी भी लोगों को बाहर निकालने में जुटा है। एक आंकड़े के मुताबिक करीब 3000 से ज्यादा पशुओं को भी बाढ़ से बाहर निकाला गया है। इस बीच पंचगंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। जिला प्रशासन ने खतरे को देखते हुए अलर्ट जारी किया है। प्रभावित इलाकों में मेडिकल सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं। उत्तरकाशी में गंगा और यमुना उफान पर है। कटाव की वजह से कई घर पानी में समाते जा रहे हैं। इलाके के कई मंदिर भी डूब गए। उत्तरकाशी की तस्वीरें हैं जहां पर प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखा रही है। गंगोत्री धाम की तस्वीरें हैं जहां पर गंगा नदी के उद्गम स्थल के पास ये शारदा कुटीर पानी में समा गई। अब ये तस्वीरें भी आप देखिए। भागीरथी नदी का ये वेग देखिए। उफान की वजह से नदी घाटों तक पानी पहुंच गया है, जिसमें घाटों पर बनी दुकानों के सामान भी बह रहे हैं। देख सकते हैं पूजा की सामग्री के साथ गंगा जल के पात्र भी बेतहाशा बहे जा रहे हैं, जिससे लोग बचाने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन ये हाथ नहीं आ रहे। कई दुकानें भी पानी में समा गई हैं। बताया जाता है कि उत्तरकाशी में यमुना नदी के साथ ही मां गंगा ने भी अपना रौद्र रूप धारण कर रखा है, जिससे भागीरथ शिला, लक्ष्मी मंदिर, गणेश मंदिर सहित आश्रम और स्नान घाट जलमग्न हो गए हैं। घाटों और धाम के मंदिरों के आरती स्थल तक पानी पहुंचने को लेकर तीर्थ पुरोहितों ने सिंचाई विभाग की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया है। गंगा भागीरथी का जलस्तर थोड़ा कम हुआ है, लेकिन खतरा टला नहीं। और उत्तराखंड के चमोली में लैंडस्लाइड की घटना फिर सामने आई है। आज सुबह के हादसे में भारी नुकसान हुआ है। चमोली के हेमकुंड यात्रा मार्ग की ये तस्वीरें हैं, जहां पंचायत ने यात्रा मार्ग के कूड़े को कॉम्पैक्ट करने के लिए मशीन लगाई थी। लैंडस्लाइड के बाद बड़े बड़े पत्थर गिरे, जो टिन शेड को तोड़ते हुए नीचे जा गिरे। इस हादसे में टिन शेड के क्षतिग्रस्त होने के साथ ही कॉम्पैक्ट मशीन को भी भारी नुकसान हुआ। लैंडस्लाइड की यह घटना आज सुबह 10:30 बजे हुई, जहां पहाड़ से चट्टान टूटकर आ गिरी। इसकी वजह से गांव के लिए निर्माणाधीन मुख्य प्रवेश द्वार भी टूट गया। पत्थरों की वजह से सीमेंट के ये खंबे टूट गए। ये उसी प्रवेश द्वार के खंबे हैं जो जमीन पर गिरे पड़े हैं। लैंडस्लाइड की इस घटना में पार्किंग को भी नुकसान हुआ है। गनीमत रही कि जिस समय यह हादसा हुआ उस समय कोई गाड़ी सड़क से नहीं गुजर रही थी, जिसकी वजह से बड़ा हादसा टल गया। बताया जा रहा है कि जिस जगह पर यह हादसा हुआ उससे कुछ ही दूरी पर पुलना गांव के लोगों के घर हैं, जिन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन लैंडस्लाइड और लगातार बारिश के बाद गांव के लोग दहशत में हैं। राजस्थान में भी बाढ़ की स्थिति काफी गंभीर होती जा रही है। कोटा में एक दिन की बारिश में कोटा बराज पर खतरा बढ़ गया है। कोटा बराज से पानी लगातार छोड़ा जा रहा है। बराज के कुल 6 गेट्स हैं। सभी गेट 36 फीट तक खोले गए हैं। फिर भी पानी का दबाव कितना तेज है ये देखिए। जानकारी के मुताबिक करीब 44,736 क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा जा चुका है। इसकी वजह से नदियों में उफान आ गया है। कई नदी पुलों पर दबाव बढ़ गया है।
आसपास के इलाकों में त्राही त्राही मची है। नदियों का पानी सड़कों पर कई फीट तक ऊपर बह रहा है। कई जगहों पर 3 से 4 फीट तक पानी भर गया है, जिससे आवागमन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। आवश्यक सामग्रियों से लदे ट्रक काफी खतरे के बीच गुजर रहे हैं। कई इलाकों में त्राही मची है। कोटा रंगबाड़ी में स्थित प्राचीन मंदिर में खड़े गणेश जी की प्रतिमा भी पानी में डूबती नजर आ रही है। मंदिर प्रशासन के मुताबिक गणेश जी की प्रतिमा लगभग 3 फीट तक पानी में डूब चुकी है। भक्त पानी में ही उनकी आराधना में जुटे हैं। यह हालत पहली बार ही नहीं हुए हैं, लेकिन प्रशासन ने पानी को रोकने की कोई भी व्यवस्था नहीं की है। कोटा के जवाहर नगर कॉलोनी का हाल देखिए। नालों का गंदा पानी लोगों के घरों में समा रहा है। इसकी वजह से लोगों का घर में रहना दूभर हो गया है। और मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में भी बाढ़ की स्थिति गंभीर होती नजर आ रही है। कैसे, देखिए इस ग्राउंड रिपोर्ट में। पानी सड़क से ऊपर बह रहा है। शहर से संपर्क टूट गया है। यह हालात है मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में। बताया जाता है कि चिल्लर नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे शहर के बीच से गुजरने वाली चिल्लर नदी का पानी शहर को छूने लगा है। तेज वर्षा से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। एक ही नहीं बल्कि कई जगहों पर सड़कों पर पानी बह रहा है। लोगों का आवागमन ठप हो गया है। देखिए, ये वैन वाला पानी के तेज बहाव के बीच हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। कई जगहों पर पानी अपने साथ बहुत सारा कचरा भी लेकर पहुंचा है। इस बीच एक जगह की ऐसी तस्वीर भी सामने आई है। कार पानी के तेज बहाव में ना फिसले, इसके लिए कुछ लोग कार से लटकते हैं और उसे सड़क पार कराते हैं। जान जोखिम में डालकर लोग आ जा ना सके, इसके लिए पुलिस ने बैरिकेड्स लगा दिए हैं। बीजाना मार्ग पर भी पानी सड़क से ऊपर बह रहा है। इसके साथ ही पीलिया खाल में भी बारिश का पानी तेजी के साथ बहता हुआ नजर आ रहा है। शाहजहांपुर में लगातार बारिश की वजह से कई पुलिया पर भी खतरा मंडरा रहा है। लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक बारिश की संभावना जताई है। और बाढ़ बारिश से उत्तराखंड में देहरादून से लेकर चमोली और टिहरी में कैसे हालात हैं, पूरी खबर देखिए। तस्वीरें टिहरी की हैं, जहां पहाड़ से आई मुसीबत ने आसपास के गांव को अपनी चपेट में ले लिया। बूढ़ा केदार गांव में नदी का वेग इतना जोरदार था कि एक झटके में कई दुकानें नदी में समा गई। टिहरी में नदी के रास्ते जो कुछ भी आया, नदी उसे अपने साथ बहा कर ले गई। उत्तराखंड के पहाड़ों से उतरने वाली तबाही शहरों को अपनी जद में ले रही है। तस्वीरें देहरादून की हैं, जहां सड़कों पर पानी है और वहां चल रही गाड़ियां जल आवेग के सामने मजबूर हैं। उत्तराखंड के निचले इलाकों में बहने वाली नदियों में उफान है। तस्वीरें देहरादून के नया गांव की हैं, जहां नदी में तेज बहाव है। देहरादून की तमाम छोटी बड़ी नदियों में जल स्तर बढ़ चुका है, जिससे शहर में जगह जगह जल भराव है। चमोली के पंती में बादल फटने के बाद उसका मलबा विद्युत सब स्टेशन में घुस गया और वहां खड़ी गाड़ियों और दूसरी चीजों को अपनी जद में ले लिया। मलबे की वजह से यहाँ कई रास्ते बंद हो चुके हैं, जिन्हें खोलने की कोशिश की जा रही है। ऋषिकेश में भी हालात ठीक नहीं है। यहाँ गंगा का जल स्तर बढ़ चुका है। उत्तराखंड में अगले 48 घंटे तक बारिश का अलर्ट है। और अब विदेश में आई बाढ़ की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। चीन से लेकर रूस तक बाढ़ ने कैसे कहर ढा रखा है, आप देखिए। पानी तूफान का रूप ले चुका है। तेज बारिश की वजह से रूस के निचले इलाकों में कई घरों को काफी नुकसान हुआ। तस्वीरों में देख सकते हैं अस्थायी रूप से बने घर बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि पानी बड़ी बड़ी मशीनों को भी दूर तक बहा ले गया। कई घर गिर चुके हैं, उनमें कई गाड़ियां डूब गई। ड्रोन से ली गई ये तस्वीर देखिए, जहां तक देखिए तबाही के निशान हैं। राहत और बचाव में सेना के जवान भी लगे हैं। ये फिलीपींस की तस्वीरें हैं। शहर पानी पानी है, घर से निकलना मुश्किल है, दुकानें पानी में डूबी हैं, जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। अब इन सड़कों का हाल देखिए, दूर दूर तक गाड़ियों की ये लंबी कतारें लगी है। रफ्तार पर ब्रेक लग गया है, गाड़ियां पानी के बीच रेंग रही हैं। सैकड़ों लोगों को राहत शिविरों में रखा गया है। वहीं मेडिकल और खाने पीने की चीजें लोगों तक पहुंचाने की भी कोशिश की जा रही है। ड्रोन से ली गई ये बाढ़ की तस्वीरें चीन की हैं। कई इलाकों में पानी ऐसे बह रहा है जैसे कोई नदी हो। तेज हवाओं के साथ बारिश ने मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। शहर में सड़कों पर कई फीट तक पानी भर गया। कई जगह पेड़ बाढ़ के पानी में डूबे हैं। नाव के जरिए राहत और बचाव की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। लौटते हैं देश की खबरों की तरफ। दिल्ली के कई इलाकों में नीले रंग के पानी की सप्लाई हो रही है। प्रदूषित पानी का रंग देखकर लोग दहशत में हैं। दिल्ली के बीरागढ़ इलाके में आने वाला सप्लाई वाटर नीला होने पर हड़कंप मचा है। लोगों की शिकायतों के बाद दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने चीफ सेक्रेटरी को समस्या का समाधान करने के लिए कहा और तत्काल बैठक बुलाने के निर्देश दिए। जल मंत्री ने कहा है कि
नीला पानी बड़ी समस्या का एक हिस्सा मात्र हो सकता है और भविष्य में इसके बहुत गंभीर नतीजे सामने आ सकते हैं। इस पर तत्काल ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। जल मंत्री ने मुख्य सचिव को संबंधित विभागों के सभी वरिष्ठ अधिकारियों की तत्काल बैठक बुलाने का निर्देश दिया। उन्होंने मुख्य सचिव को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करने और प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। इसके अलावा उन्होंने सोमवार शाम 5 बजे तक मामले पर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। पीरागढ़ी में रहने वाले लोगों ने शिकायत की है कि यहां करीब 45 घरों में नीले रंग का पानी आ रहा है। लोगों का आरोप है कि इलाके की जीन्स और ड्राई फैक्ट्रियां हैं जो केमिकल युक्त पानी बिना ट्रीट किए नालों और सीवर में छोड़ रही है। इससे ही पानी का रंग नीला हो गया। नीला पानी ना तो कोई पी सकता है और ना ही इस्तेमाल के लायक है। झारखंड में आदिवासियों का धर्मांतरण बड़ा मुद्दा बन गया है। अब संसद में बांग्लादेशी नागरिकों की घुसपैठ से डेमोग्राफी बदलने का दावा किया गया है। रिपोर्ट आप देखिए। बीजेपी के झारखंड में बांग्लादेश से मुस्लिमों की घुसपैठ के मामले पर सियासी घमासान थमता नजर नहीं आ रहा। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि झारखंड की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है, तो घुसपैठिए कहां से आ गए? हुकूमत आपकी है, बीएसएफ आपकी है, एसएसबी आपकी है, फिर घुसपैठ कैसे हो रही है? झारखंड का बॉर्डर ही नहीं है बांग्लादेश से, तो कहां से आ गए? क्या उड़ के आ रहे या कोई अजिन्नात है कि आके वहां से उड़ के यहाँ पे आ रहे? उनको अगर आने का है तो या तो बांग्लादेश से आना पड़ेगा, सीमांचल से, या फिर बंगाल से, या फिर आसाम से। झारखंड का तो बॉर्डर ही नहीं है। नहीं, वहां पर जाकर आदिवासियों के पॉपुलेशन को कम कर रहे। कैसा कम कर रहे भाई? हुकूमत आपकी है, बीएसएफ आपकी है, एसएसबी आपकी है। धर्मांतरण के मुद्दे पर झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य और केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। मामले पर दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि चंगाई सभा जैसे आयोजनों के जरिए आदिवासियों को लालच देकर धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। मिर्जापुर में आज सुबह हुए भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। मिर्जापुर में प्रयागराज हाईवे पर नर्मदेश्वर शिव मंदिर के पास कांवरियों से भरी एक लोडर और बस की आमने सामने की टक्कर से भीषण सड़क हादसा हुआ। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इनमें से कई लोगों का इलाज मिर्जापुर जिला अस्पताल में चल रहा है। हादसे के बाद चीख पुकार मच गई है। गाड़ी में फंसे लोगों को निकालने के लिए जेसीबी का सहारा लिया गया। टक्कर मारने के बाद बस लेकर चालक फरार हो गया। पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। एक यात्री बस और एक लोडर, जिसमें प्रयागराज से कुछ श्रद्धालु थे जो दर्शन के लिए यहाँ चला रहे थे, उन आमने सामने टक्कर हो गई है। इस सूचना पर तत्काल थाना पुलिस पहुंची और जो हमारे इंजर्ड थे तत्काल उनको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया गया। खबर पाकिस्तान से है। पाकिस्तान में बलोचों पर अत्याचार नहीं थम रहा। ग्वादर कूच करने वाले हजारों बलूचिस्तानियों पर पाकिस्तान पुलिस ने गोलियां बरसा दी। ये फायरिंग चीन के खिलाफ विद्रोह को दबाने के लिए है। ये फायरिंग पाकिस्तान के खिलाफ आवाज बुलंद करने की सजा है। बलूचों का ये कारवां ग्वादर के लिए निकला है, लेकिन पाकिस्तान के मस्तंग इलाके में पुलिस ने इन्हें रोका। जब ये नहीं माने तो महिला, पुरुष और बच्चों पर गोलियां दागी गई। निहत्थे बलूच खेतों में भागते रहे। महिलाएं बसों के अंदर सहमी बैठी रही। पिछले 7 दशक से दमन और अत्याचार झेल रहे बलूचिस्तान के लोग ग्वादर कूच कर रहे हैं। बलूच राष्ट्रीय सभा बलूचों के नरसंहार और ग्वादर में चीन के CPEC मेगा परियोजना की आड़ में बलूचों के संसाधनों को लूटने और सुरक्षा के नाम पर बलूचिस्तान को जेल में तब्दील करने का आरोप लगाते हुए आज ग्वादर पहुंचने का ऐलान किया है। पाकिस्तानी हुक्मरान नहीं चाहते कि ये लोग ग्वादर पहुंचे।